आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके बीच लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो हर साल सीटेट और टेट में आता है। ये है मैथ पेडागोजी। मैथ का क्वेश्चन आपके बीच लेकर हाजिर हूँ, गणित के बारे में। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए पहला सवाल मेरे स्क्रीन पर। गणित सभी विज्ञानों के द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है मेरा ए रोजर बेकन ने, दूसरा ऑप्शन है मेरा बी हैमिल्टन ने, और तीसरा ऑप्शन है प्लेटो ने, और डी ऑप्शन है रसेल ने। तो इसका सही जवाब है मेरा ए रोजर बेकन ने इस बात को कहा था। आइए, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? पहला ऑप्शन है ए आत्मविश्वास, दूसरा है तार्किक सोच, तीसरा है विश्लेषक सोच, और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका मेरा सही जवाब है इसका डी इनमें से सभी। अर्थात कौन कौन? तो पहला ऑप्शन था इसका इनमें सभी, मतलब गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो आत्मविश्वास का विकास होता है, तार्किक सोच का विकास होता है और विश्लेषक सोच का विकास होता है। तीसरा क्वेश्चन है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा ऑप्शन है निगमन विधि, तीसरा ऑप्शन है संश्लेषण विधि, और चौथा ऑप्शन है मेरा विश्लेषण विधि। तो इसको समझने के लिए अब देखिए मेरे स्क्रीन पर आगमन विधि। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर यह विधि कार्य करती है। दूसरा है निगमन विधि। निगमन विधि इसको काल्पनिक विधि भी कहते हैं और विश्लेषण विधि अमूर्त विधि के नाम से जानते हैं। इसमें समान से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है। सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य की खोज की जाती है निगमन विधि में। अब आइए तीसरा है संश्लेषण विधि। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, अर्थात पहले से ज्ञात तथ्य एवं सूत्रों की सहायता से नए तथ्यों या समस्या को हल करने की विधि है ये। अब है विश्लेषण विधि। इसमें किसी समस्या को पहले छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, उसके बाद समस्या के बारे में अध्ययन किया जाता है, फिर उसके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। ये तो सारी विधियां थी जिसके बारे में मैंने बताया। समान से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब है मेरा समान से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है। किस विधि में पढ़ा जाता है? निगमन विधि। इसका सही जवाब है बी निगमन विधि। अब आइए, अब है चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो चौथा का मेरा सही जवाब है डी निगमन विधि में। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा दिया है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है मेरा गैलीलियो, बी है रफेल, सी है
प्लेटो, डी है हैमिल्टन। तो पांचवा क्वेश्चन का मेरा सही जवाब है ए गैलीलियो। गैलीलियो ने इस कथन को कहा था। छठा क्वेश्चन, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है मेरा अरस्तु, बी है हर्बर्ट, सी है प्लेटो और डी है मेरा ऑप्शन हैमिल्टन। तो इसका मेरा सही जवाब है, छठा क्वेश्चन का सही जवाब है प्लेटो ने कहा था जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, प्लेटो ने कहा था। खेल विधि के जन्मदाता हैं, कौन है? पहला ऑप्शन है फ्राबेल, पहला ऑप्शन है फ्राबेल, दूसरा ऑप्शन है डाल्टन, तीसरा है मॉन्टेसरी और चौथा है सिगमंड फ्रायड। तो सातवां का मेरा सही जवाब है फ्राबेल। खेल विधि के जन्मदाता फ्राबेल हैं। अब है आठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। तो आठवां का पहला ऑप्शन है मंद बुद्धि बच्चों के लिए, दूसरा बी है पिछड़े बच्चों के लिए और सी ऑप्शन है मेरा सामान्य बच्चों के लिए और डी ऑप्शन है इनमें सभी के लिए। तो इसका सही जवाब है मेरा इनमें सभी के लिए, अर्थात इसका सही जवाब है डी। ये कैसे है? तो सवाल मेरा क्या कहता है, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है, किनके लिए होती है? उपचारात्मक शिक्षण के बारे में, शिक्षा के बारे में पहले हम बताना चाहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण या शिक्षा वो है जो कमजोर तथा शिक्षण में पिछड़े छात्रों के निदानात्मक मूल्यांकन के पश्चात उनकी कमजोरी के क्षेत्र में सुधार के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग होता है। तो यही है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए जरूरी है? तो जरूरत होती है किनके लिए? तो सभी के लिए। मंद बुद्धि बच्चों के लिए इसकी जरूरत है, पिछड़े बच्चों के लिए इसकी जरूरत है और सी ऑप्शन है मेरा सामान्य बच्चों के लिए इसकी जरूरत है। किसकी? उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत है इन सबों के लिए। नौवां क्वेश्चन, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? नहीं करना है, किस चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है गणितीय सूत्रों का, दूसरा है बी है गणितीय संकेतों का और सी ऑप्शन है गणितीय संख्याओं का और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका मेरा सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, डी। इसलिए कि गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि नहीं किसका प्रयोग होता है? गणितीय सूत्रों का प्रयोग होता है, गणितीय संकेतों का प्रयोग होता है और गणितीय संख्याओं का प्रयोग होता है। नहीं होता है किसका? इसमें ऑप्शन है ही नहीं। अब आइए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। गणितीय गणना मतलब गिनती। गणित तो गिनती का विषय है ही, गणना का विषय है गणित। तो छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा चर्चा या वाद विवाद द्वारा, दूसरा है बी मौखिक कार्य द्वारा और सी है लिखित कार्य द्वारा और डी है अभ्यास द्वारा। तो 10वां का मेरा सही जवाब है मौखिक कार्य द्वारा। तो अब यहाँ पे मौखिक कार्य के बारे में हम बता देना चाहते हैं। मौखिक कार्य जब मनुष्य जब अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने के लिए भाषा बोलकर प्रयोग करता है तो उसे मौखिक कार्य
या मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। तो यही है, मौखिक कार्य द्वारा छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। अब है 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा। पहला ऑप्शन है गुणांक, बी है पारस्परिक, सी है एकिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मेरा गुणांक। गणित में गुणांक होता ही है, पारस्परिक एकिक ये सब नहीं होता है, गुणांक होता है। इसका भौतिक संबंध कहलाएगा गुणांक से। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? बराबर का पहला ऑप्शन है मेरा, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो। बी है जब तक छात्र रुचि ना ले। सी है जब तक विद्यालय में समय मिले। और डी है ऑप्शन, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में ना आए। तो उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बताना चाहेंगे। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण कमजोर तथा शिक्षण में पिछड़े छात्रों के निंदनात्मक मूल्यांकन के पश्चात उनकी कमजोरी के क्षेत्र में सुधार के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग होता है। यही है उपचारात्मक शिक्षण। तो इसका पहला ऑप्शन है मेरा, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो। दूसरा है बी है जब तक छात्र रुचि ना लें। और सी है जब तक विद्यालय में समय मिले। और डी है जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में ना आए। तो उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? इसका सही जवाब है ए, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो। अब आइए 13वां क्वेश्चन स्क्रीन। गणित की प्रारंभिक कार्य अव्यवस्था है, व्यवस्था नहीं अव्यवस्था। 13वां का पहला ऑप्शन है मानसिक कार्य, दूसरा बी है मौखिक गणित, सी है लिखित कार्य और डी है उक्त सभी। तो 13वां का मेरा सही जवाब है बी मौखिक गणित। यानी मौखिक गणित या मौखिक कार्य मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखता है कि नहीं? और वही मौखिक गणित मौखिक कार्य। 14वां क्वेश्चन, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता। यह संबंध है पारस्परिक, बी है एकिक, सी है गुणांक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मेरा 14वां का पारस्परिक। अब सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। क्या लाभ पहुंचाती है? पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को रोचक बनाकर, बी है विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, सी है कक्षा में अनुशासन बनाकर और डी है उपयुक्त सभी ढंग से। तो ये इसका सही जवाब है मेरा डी, उपयुक्त सभी ढंग से। यानी कि सहायक सामग्री गणित सिखाने में लाभ पहुंचाती है विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर और कक्षा में अनुशासन बनाकर। तीनों इसका जवाब है। अब आइए 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में अस्थायित्व मिलता है। ऑप्शन ए है आगमन विधि, बी है निगमन विधि, सी है विश्लेषण विधि, डी है संश्लेषण विधि। इसका सही जवाब है आगमन विधि द्वारा गणित शिक्षण में अस्थायित्व मिलता है। 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है कहते हैं। क्या कहते हैं? विधि पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन युक्ति, सी ऑप्शन प्रविधि और डी ऑप्शन उद्देश्य। तो 17वां का सही जवाब है डी उद्देश्य। 18वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि ऑप्शन ए है एकाग्रता बढ़ती है, बी है क्रमबद्ध आती है और सी है
स्वावलंबन की भावना का विकास होता है। और डी है स्वच्छता व शुद्धता आती है। तो मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है। क्यों लाभदायी होता है? 18वां का सही जवाब है मेरा ए, एकाग्रता बढ़ती है। मौखिक शिक्षण गणित शिक्षण से एकाग्रता बढ़ती है। 19वां क्वेश्चन, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। कैसा तरीका होना चाहिए? पहला ऑप्शन है मनोरंजक एवं खेल संबंधी, बी है रटने का, सी है आगमन का और डी है निगमन का। तो छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? इसका सही जवाब है ए, मनोरंजन एवं खेल संबंधी। बच्चों को हंसा खिलाकर मनोरंजन करा के छोटी कक्षाओं में गणित बच्चों को पढ़ाना है। अब आइए 20वां आखिरी लास्ट क्वेश्चन, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? सबसे पहले अबेकस, अबेकस एक शब्द है जिसके बारे में जानना जरूरी है। अबेकस एक गणना का उपकरण है। गणना मतलब गिनती का, कैलकुलेटर का उपकरण है जिसका उपयोग प्राचीन काल से किया जाता है। ठीक है, तो अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण के लिए प्रभावी, किस शिक्षण में प्रभावी होता है? पहला ऑप्शन गिनती सिखाने में, बी है लिखना सिखाने में, सी है वाचन करने में और डी है हस्तलेखन सिखाने में। तो अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? इसका सही जवाब है मेरा ए, गिनती सिखाने में। इस प्राचीन उपकरण को गिनती सिखाने में का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।